नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। आइए स्वागत करते हैं सभी साथियों का इस बेहतरीन सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट बेहतरीन इसलिए है क्योंकि देश में जो भी घटित हो रहा है वो, या फिर जो भी किया जा रहा है, यानी कि भविष्य की प्लानिंग है, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में अर्थव्यवस्था ही होती है। देश की तरक्की का पैमाना अगर आपको लगाना होता है तो भी आप यही सुनकर लगाते हैं कि देश कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, देश कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। सरकारों ने अगर कुछ किया भी है तो क्या सरकारों ने उस इकोनॉमी तक पहुंचने का कोई प्रयास किया है, वगैरह वगैरह। यानी कि इंडियन इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने जाता है आपकी पूरे की पूरे जो वर्तमान में परिदृश्य बन रहे हैं उसमें। तो इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत हम करते हैं और आपको बताते हैं कि अर्थव्यवस्था असल मायने में, देखिए मैं आपको वो सब चीजें नहीं बताऊंगा अर्थव्यवस्था की परिभाषा किसने दी, क्या दी। मेरा यहां पर जो मकसद है वो आपका फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन बनाते समय कंटेंट की या फिर कंसेप्ट की क्लैरिटी होना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समझाना। आप में से कुछ साथी हो सकता है कि तमाम तरह की विश लिस्ट लेकर बैठे रहें अंत में कि सर ये चीज भी बता देते तो अच्छा होता, ये चीज भी बता देते तो अच्छा होता। जीवन पर्यंत भी अगर किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ा जाए तो शायद वो साल छोटे पड़ सकते हैं। चाहे फिर आप किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट लिए हों, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसके पास वही सब्जेक्ट हो सकता है कि उसके पास पीएचडी में भी वही सब्जेक्ट हो सकता है वो आज भी वही पढ़ा रहा हो। मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैंने 11th के बाद से केमिस्ट्री का हाथ पकड़ा था। 11th 12th केमिस्ट्री पढ़ी, उसके साथ अन्य सब्जेक्ट पढ़े, ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद फिर पीजी में केमिस्ट्री पढ़ी, फिर उसके बाद एमटेक में केमिस्ट्री पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ाता रहा। तो सब्जेक्ट कभी खत्म ना होने वाली चीज है, हर बार उसमें कुछ नया जुड़ता चला जाता है और इच्छाएं अपरंपार हैं। तो कहीं लिमिट आपको लगानी पड़ेगी और वो जो कहीं पर लिमिट लगती हैं उन लिमिट को लगाने के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको कितना ही पढ़ना है। देखिए यहां पर ये जानना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी होता है। सब्जेक्ट अधिकतम कितना पढ़ा जा सकता है उसकी सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना पता होना चाहिए यहां किसी भी एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहता, लेकिन हाँ खुद ने परीक्षाएं दी हैं, पास की हैं, तो मुझे यह एहसास है कि इतना तो यार आना ही चाहिए, अदरवाइज इसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो वो जो बेयर मिनिमम चीज है वही हमारे फाउंडेशन का आधार है। हम उसी को आपके फाउंडेशन बैचेस में करा रहे हैं। तो संभवतया आप सभी साथी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि आप जिस सब्जेक्ट में फिलहाल एंट्री कर रहे हैं वो सब्जेक्ट निश्चित ही आपकी समझ सब्जेक्ट में विकसित करेगा, आपकी रुचि पैदा करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि सर आप मेरा इसी से नेट जेआरएफ निकलवा देना, सर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ा करके मुझे इस लायक बना देना कि कल को मैं भी टीचिंग करने लग जाऊं, वो आप गलत दिशा में आ गए हैं। इसलिए मैं पहले ही चेतावनी दे दूं ताकि बाद में आप मेरा दिमाग दही ना करें, ठीक है। आइए मेरे साथ में जुड़ चुके हैं अंजू, जितेंद्र, नरेंद्र, राजकुमार, निशांत, हर्ष, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। दयाशंकर, थैंक यू सो मच। अवनी, ललित, वेरी गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बढ़ सकते हैं अपन आगे। डेफिनेटली शुभम आचार्य जी, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। हाँ जी, सभी साथियों को जो मुझे गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भेज रहे हैं उन्हें बहुत सारा धन्यवाद। और विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो मुझ में गुरु देखते हैं। असल में गुरु अपने आप में एक वो शब्द है जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी से भरा हुआ होता है ना। मतलब हम लोग टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, पढ़ाने के नाम पर। लेकिन अगर आपको मेरी जिंदगी से कोई लाइफ लेसन भी मिलता है, भाई परोक्ष रूप से ही आप सभी कनेक्टेड हैं मुझसे, प्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि आप और हम सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, हम कैमरे के माध्यम से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको उसके बावजूद भी अगर मेरे जीवन से आपको कुछ प्रेरणा मिलती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर की जो बातें हैं अगर मैं उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर लेता हूं तो संभवतया आप मुझे उस गुरु शब्द के योग्य पाएं। गुरु बनना बहुत मुश्किल टास्क है। टीचर हर कोई है, मतलब जो भी कलम लेके पढ़ा रहा है वो सब टीचर है। लेकिन लाइफ में जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पढ़ने के अलावा भी जीवन का दर्शन जिससे मिला हो, असल मायने में वहां से गुरु की व्याख्या शुरू होती है। तो अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने निश्चित ही आप सभी को एज ए गुरु, एज ए
मतलब मैं इसको ऐसे समझाऊं कि आपको जीवन में बहुत कुछ वैसा दिया हो जिसकी आपने कल्पना ना की हो। संभवतः वो आपकी मां हो सकती हैं, आपका छोटा भाई, आपके पिताजी, बड़ा भाई, जिसने भी आपके जीवन में कुछ ऐसा दर्शन दिया हो जिसकी वजह से आप बड़ी से बड़ी परेशानी से निकल जाते हो, जीवन में कुछ नया पाते हो। तो ऐसा मानते हुए वो जीवन के सभी गुरु हैं, तो आप उन्हें भी अपनी तरफ से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अपन आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप सभी को यहां दिख रहा है, दैट इज इंडियन इकोनॉमी। क्या है इकोनॉमी, किस तरह से इकोनॉमी चलती है, क्या बातें की जानी है। तो चलिए इकोनॉमी जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो मुकाबला होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई से होता है। दुनिया की कौन सी लड़ाई? जो सबसे लंबे समय तक चली हुई लड़ाई थी। कौन सी लड़ाई थी? शीत युद्ध। शीत युद्ध जो है वो इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी परिभाषा से शुरू हुआ था। इसी वजह से मैं अर्थव्यवस्था के प्रकार में आपको माइक्रो और मैक्रो ना पढ़ाकर साम्यवाद और पूंजीवाद पढ़ा रहा हूं। मैं आपको कॉलेज के एजुकेशन की तैयारी नहीं करा रहा हूं, मैं आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं जिनकी वजह से यह समझ में आने लगे कि हाँ यार, असली दुनिया में कहां से, मतलब डे पॉइंट नंबर 1 से ही अपन जहां से चर्चाएं शुरू करेंगे उनके बारे में हम आपको आज ही लेकर चल रहे हैं। कंटेंट में क्या होने वाला है, तो हम कंटेंट के अंदर आपको बता रहे हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन क्या होता है, फिर जो बेसिक शब्द हैं कि मांग और आपूर्ति क्या है, डिमांड और सप्लाई क्या है, डिमांड और सप्लाई से किस प्रकार से चीजें प्रभावित होती हैं, डिमांड और सप्लाई से महंगाई का क्या संबंध है, मांग को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का क्या लेना देना है, लिक्विडिटी क्या होती है, इजी लिक्विडिटी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी कैसी होती हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिक अंतर क्या है, इनको समझने के साथ साथ मतलब डिमांड, मांग का नियम क्या है, आपूर्ति का नियम क्या है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम आज के सेशन में, मतलब ये बिल्कुल फाउंडेशन है जिसको आप आज के सेशन में समझेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं। जब चर्चा हो अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में हमने कहा कि दुनिया का सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है जहां से लेकर के लड़ाइयां शुरू हुई थी वो थी औद्योगिक क्रांति से। देखिए अक्सर ये माना जाता है कि विद्यार्थी जब पढ़ना शुरू करे तो पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को सब्जेक्ट में अध्ययन में रुचि लेनी है, खुद से अगर कभी पढ़ाई करनी है, मतलब ये तो आज तो हम पढ़ा रहे हैं तो आपकी हर जगह मदद कर देते हैं, हर चीजों को रिलेट कर देते हैं, लेकिन अगर किसी को वास्तविकता में सब कुछ शुरू से पढ़ना हो तो वो शुरू करे सबसे पहले हिस्ट्री से। कोई भी विद्यार्थी जीवन में अगर कुछ भी करना चाहता है तो शुरुआती सब्जेक्ट जो उसका हो वो कौन सा होना चाहिए? हिस्ट्री होना चाहिए। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे आयाम हैं। बहुत सारे आयाम हैं मतलब आपके अपने क्षेत्र की हिस्ट्री, जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो राजस्थान की हिस्ट्री, मैं भारत का रहने वाला हूं तो भारत की हिस्ट्री, चूंकि मैं दुनिया का हिस्सा हूं इसलिए विश्व की हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास। बोले क्यों? क्योंकि इतिहास मतलब आप अगर इंडिया और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो इतिहास आपको बताता है कि आज जो स्थितियां हैं वो बनी कैसे। उदाहरण के लिए इतिहास से आपको यह समझ विकसित होती है कि अर्थव्यवस्थाएं इसने इतने प्रकार की बनी कैसे। तो मैं आपको जहां बिल्कुल मूल रूप से लेकर चल रहा हूं वहां पर मैं लेकर चलता हूं आपको विश्व इतिहास के एक छोटे से परिदृश्य के साथ। आप सबने एक चीज बहुत अच्छे से जानी है, आपको यह लगा होगा, पता भी चला होगा कि सन 1700 से 1800 के बीच में भारत में अंग्रेजों का गजब तरीके से आगमन हुआ। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया है कि अंग्रेजों का आगमन 1700 से 1800 के बीच में ही क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? सर आपने एक स्टोरी पढ़ाई थी हमें कुस्तुनतुनिया की, कॉन्स्टेंटिनोपोलिस पर कब्जा हो गया था ऑटोमन एम्पायर का, इसी वजह से ये लोग आए थे। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अगर आपको वो एक बार के लिए फैक्टर हटा दिया जाए, क्योंकि केवल इस वजह से कि किसी रास्ते पे किसी का कंट्रोल हो गया तो दूसरा रास्ता खोज लिया, वो एक अपने आप में व्याख्या हो सकती है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने ही ऐसा क्यों किया? क्या भारत वालों में यह इच्छा पैदा नहीं हुई थी क्या कि हम जाकर के यूरोप को खोजें? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली माल तो हमारा बिक रहा है, अंग्रेज ही हमें खोजते हुए क्यों आए? बड़ा सवाल है। इसके पीछे का आधार ढूंढा जाए तो पता चलता है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति कैसे शुरू हुई? उद्योग धंधों में अचानक वृद्धि कैसे हुई? इसके पीछे अगर हम चलें तो फिर पता चलता है कि विश्व हिस्ट्री में यानी कि वर्ल्ड इतिहास में सन 1600 और 1500 में, 1500 से 1700 के बीच में पुनर्जागरण हुआ था। अब ये पुनर्जागरण क्या था? पुनर्जागरण और धर्म युद्ध दो बहुत बड़ी चीजें हुई थी विश्व के इतिहास में। क्या?
जो आज आप भारत को देखते हैं, धर्म के आधार पर हर नेता बयान देता हुआ, राजनीति में धर्म का बड़ा महत्व है, हर तरह से आप देखो धर्म को ही ध्यान में रख करके चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, धर्म 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 चला आ रहा है। एक समय था सन 1500 से लेकर, ये आपको बैकग्राउंड इसलिए समझना जरूरी है ताकि आप आज की स्थिति तक पहुंच सके, है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड है, चूंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी है आज के चैप्टर का नाम, तो आज केवल आपकी मतलब बुनियाद बनाई जाएगी कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप इसको थोड़ा समझें। 1500 से 1700 के बीच में दुनिया में, विशेष रूप से दुनिया किसे कहा गया है, तो यूरोप को कहा गया है, क्योंकि बाकी सब लोग तो अपने अपने लेवल पर ही अपने तरीके से रह रहे थे। यूरोप के अंदर बुद्धिजीवियों को लगने लगा कि जो चर्च है वो खामोखा अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करा रही है। खामोखा मतलब जो चर्च के अंदर बैठा हुआ पोप है, पादरी है, बिशप है, वो ये समझता है कि मैं सीधा भगवान का अवतार हूं, और जब भगवान का या तो नुमाइंदा हूं या भगवान का अवतार हूं, और अगर भगवान का मैं मैसेंजर हूं तो कोई भी व्यक्ति मुझसे अगर कुछ भी कहेगा तो मैं वो भगवान से कह दूंगा। यानी उस समय एक ऐसा माहौल बन गया था कि व्यक्ति, चाहे वो पोप के रूप में है, पादरी के रूप में है, बिशप के रूप में है, वो जन सामान्य पर राज कर रहा था। कैसा राज कर रहा था कि आप आइए, मुझसे अपनी बात कहिए, मेरे सामने अपने गुनाह स्वीकार कीजिए, मैं भगवान से आपकी प्रार्थना। आज भी चलता है ये, है ना। आज भी मतलब ईसाई धर्म के अंदर कन्फ्रंटेशन है ये कि आपने खुद से स्वीकार किया कि मैंने क्या गलती की, लेकिन उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि विश्व इतिहास का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी का आधार जहां से शुरू होता है वहां लेकर चल रहा हूं मैं। सर, इकोनॉमी का आधार तो पुरातन काल से है, दुनिया में लोग बार्टर सिस्टम से व्यापार किया करते थे। मैंने कहा वो हटाइए, आप आज मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, तो मॉडर्न एरा की शुरुआत कहां से हुई, मैं वहां लेकर चल रहा हूं। बोले बताइए फिर क्या हुआ। तो मैंने कहा उस समय पर लोग क्या करने लगे, पोप, पादरी, बिशप अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड समझ करके लोगों से मनमाने काम करवाने लगे कि भगवान ने कहा है कि तुम अपनी संपत्ति मुझे दान दे दो या फिर चर्च को दान दे दो। तो साहब अब भगवान ने कहा है, भगवान का आदेश कौन माने। यानी उस समय पर यूरोप के अंदर धर्म के नाम पर अंधता थी, जैसे धर्मांधता कहते हैं। एक तो होता है अंधविश्वास, एक होता है धर्म के नाम पर अंधविश्वास का भी एक्सट्रीम लेवल धर्मांधता है। यूरोप वाले जो आज हम पर हंसते हैं वो उस दौर से गुजर चुके हैं जो कभी मतलब उनको हंसने का योग्य बनाता था। ठीक है साहब। तो पोप के प्रकोप से पीड़ित होकर कुछ बुद्धिजीवियों ने चर्च के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने चर्च के खिलाफ लिखना शुरू किया, जिन्हें फांसी की सजा दी गई, जिन्हें देश निकाला दे दिया गया, जिन्हें जो आज आप पाकिस्तान में देखते हैं कि वहां पर धर्म के खिलाफ बोलते ही लोगों को मतलब फांसी की सजा दे दी जाती है, वो पहले कभी यूरोप में हुआ करता था। एग्जैक्टली यही हाल था। आज ब्लास्फेमी आप सुनते हैं यहां पर पाकिस्तान में, या तो सरकार ऐसा कर रही है, वहां पहले पोप का ही आदेश सरकार होता था, मतलब राजा पोप के नीचे होता था, धर्म के नीचे राजा होता था, वही मतलब राजा का डिसीजन जो है वो पोप लिया करता था किसको राजा बनना है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, तो ऐसी स्थिति के अंदर पोप का प्रकोप जब लोगों पर बढ़ने लगा तो लोगों को पैरेलली ये समझ में आने लगा। अच्छा, धरती को लेकर के उनकी अलग व्याख्या हुआ करती थी। कुछ विद्वान जो इस चीज से पीड़ित हो रहे थे, जो सवाल उठाते थे कि अगर भगवान इतना कुछ है तो लोग भुखमरी से क्यों मर रहे हैं, भगवान अगर इतना कुछ है तो लोग अकाल से क्यों मर रहे हैं, अगर भगवान इतना कुछ है तो भगवान के लिए यात्रा करने वाले लोग मर क्यों रहे हैं। बोले मतलब आज का जो आप यरूशलेम देखते हैं या फिर इजराइल का जो राजधानी, जिसे आप तेल अवीव मानते हैं लेकिन अमेरिका यरूशलेम मानता है, यरूशलेम से ही उत्पत्ति मानी जाती है ईसाईयत की, कि यहीं से ईसाई धर्म शुरू हुआ था। हालांकि यरूशलेम मुस्लिमों के लिए भी बहुत खास है, अलग सा मॉस्क के साथ, लेकिन यरूशलेम जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए या यूरोपियंस के लिए, जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग थे, उनके लिए भी बहुत खास था। और उस समय यरूशलेम पर ऑटोमन एम्पायर का शासन हुआ करता था, यानी मुस्लिमों का शासन हुआ करता था। वहां से भूमध्य सागर से चल के यूरोपियंस यरूशलेम आते थे यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए। बड़ी मात्रा में राजा अपनी फौज भेजता था, पादरी कह के भेजता था कि ईश्वर का आदेश है कि जाइए और जाकर के यरूशलेम पर कब्जा कर लीजिए। ईश्वर यह आदेश मानकर राजा अपनी सेना भेजता था, लेकिन सेना आती थी समुद्र के मार्ग से और जमीन पर खड़ी होती थी ऑटोमन एम्पायर की मतलब अपनी सेना।
मुस्लिमों की अपनी सेना। धर्म युद्ध होते थे। धर्म युद्ध में बड़ी मात्रा में, हजारों की संख्या में ईसाई मारे जाते थे। मारकर कुछ को पानी में फेंक दिया जाता था, कुछ को जमीन पर दफना दिया जाता था। और हर बार धर्म के नाम पर एक बड़ी नाव चलती थी, बड़े सारे लोग चलते थे भर के कि जाना है और यरूशलेम बचाना है। आज आप जो देखते हैं ना कि यरूशलेम को लेकर अमेरिका इतना लीनियंट क्यों है, या यूरोप वालों ने यरूशलेम में इजराइल को क्यों दिया है, उसके पीछे इतिहास है पूरा। अच्छा, इन धार्मिक यात्राओं को क्रूसेड्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्रूसेड्स। इन धार्मिक यात्राओं को क्रूसेड के नाम से जाना जाता था। यानी इन यात्राओं के अंदर जो भी यरूशलेम पर कब्जा कर लेगा, ईसाईयत में वो महान कहलाएगा। इस प्रकार से यात्राएं होती थी, युद्ध होते थे, लोग मारे जाते थे। युद्ध में लोग मरते थे तो जो लोग पीछे रह जाते थे यार, जिनका परिवार जिनका पीछे छूट गया, जो लोग पीड़ित रह गए, वो लोग चर्चा करते थे कि अगर भगवान है, अगर खुद गॉड ये चाहता है कि हम यरूशलेम पर कब्जा करें, तो यरूशलेम पर जाते समय हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है? यानी क्रूसेड्स के कारण हमारी मृत्यु क्यों हो जाती है? इस बात को लेकर के यूरोप में एक चेतना पैदा होने लगी, एक अवेयरनेस पैदा होने लगी कि यार गजब बात है। मतलब यहां पर हम जाते हैं, जाकर के फतेह करने, पता चलता है हमारी हत्या रास्ते में हो जा रही है। तो बोले भगवान नहीं है। भगवान नहीं है ये मत धीरे धीरे बनने लगा। आपको मालूम होगा, आप कल परसों अगर आपने फ्रांस के ऊपर मैंने वीडियो डाला था, फ्रांस में स्थिति थोड़ी बिगड़ी थी, तो मैंने फ्रांस की आपको रिलीजियस डेमोग्राफी दिखाई थी कि फ्रांस में कौन से धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। मैंने एक नंबरिंग दिखाई थी, अगर आपने देखी हो तो। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि फ्रांस में 30% लोग ऐसे हैं जो भगवान को आज भी नहीं मानते। यानी वो कहते हैं कि हमारा कोई रिलीजन नहीं है, ना हम ईसाई हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हिंदू हैं, ना कुछ नहीं है। हम धर्म मानते ही नहीं है। आप सोचकर देखिए कि लोगों के अंदर क्या हुआ। लोगों के अंदर एक अविश्वास पैदा हुआ। लोगों में यह स्थिति बनने लगी कि भगवान नामक कोई चीज है ही नहीं। भगवान नामक जब चीजें पैदा है ही नहीं, तो कुछ लोग खड़े होकर इस बात का विरोध करने लगे कि भगवान नहीं है तो तुम लोग प्रोपेगेंडा क्यों करते हो कि भगवान है, भगवान है। इस प्रकार से जो लोग भगवान के नाम पर, जो लोग मतलब जो कैथोलिक चर्च अपना माहौल बना रही थी, उनका विरोध करने के लिए जो लोग खड़े हुए, उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा गया। इसीलिए कई बार आप देखते हैं किसी देश की डेमोग्राफी में, आप अगर फ्रांस को भी देखेंगे तो उसमें प्रोटेस्टेंट्स की संख्या अलग परसेंटेज में है, उसमें आप देखेंगे कि कैथोलिक्स की संख्या अलग परसेंटेज में है, सब ईसाई। लेकिन उन्होंने से कुछ ने अपना लिया कि नहीं, हम कैथोलिक चर्च की बात नहीं मानेंगे, हम थोड़ा रीजनिंग से चलेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाकर चलेंगे। ऐसे ही कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि हम मानते ही नहीं है कि भगवान है, हम कुछ भी फेथ नहीं रखेंगे। आपने इस तरह की चीजें सुनी होगी। यरूशलेम मीन्स शिवम इजराइल के अंदर है, क्या मतलब इसमें मीन्स क्या होता है? विशाल राज, बिल्कुल फॉर्म जब अभी हाँ सिखा देंगे हम कैसे भरें, फॉर्म भी बता देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात यहां तक समझ में आ रही होगी कि क्या कहानी हुई। अब जो लोग भगवान नहीं मान रहे थे, उनमें एक अलग चेतना जगी, और वो क्या थी? तार्किकता की चेतना, रीजनिंग की चेतना, अपने आप को इस तरह से व्यक्त करने की चेतना कि हम भगवान नहीं, हम साइंस को मानते हैं। बोले साइंस को मानते हैं मतलब? बोले धरती गोल है। यह बात कहने में पोप को डर क्यों लगता है? पृथ्वी पर किसी और कारण नहीं, अपितु गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें नीचे आती हैं, यह बात मानने में पोप को बुरा क्यों लगता है? सूरज पूरब से उगता है, पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, यह बात मानने में डर किस बात का है? तो साइंस के आधार पर, तार्किकता के आधार पर प्रोटेस्टेंट्स ने कैथोलिक्स का, जो कि पुरातन जो ईसाई थे, उनका विरोध करना शुरू किया। विरोध करते समय आपको अपने तर्कश में ऐसे तीर जरूर चाहिए होते हैं जो आप तर्क में दे सकें कि देखो तुम झूठ हो और हम सही हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग अंधविश्वास का खंडन करने के लिए प्रयोग बताते हैं कि देखिए तुम्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा किया और धूम से आग निकल गई, ऐसा नहीं है। सही मायने में एक केमिकल था जो डाला गया, उससे आग निकल गई। कई बार दिखाते हैं कि देखो ये जमीन से अधर उठ करके खड़ा बैठा हुआ है, लेकिन असल मायने में ये स्टैंड पर बैठा हुआ है। देखा होगा ना कुछ लोगों को आपने ऐसा करते हुए। ये दौर चल पड़ा यूरोप में, और दौर इस बात का चल पड़ा कि ये प्रूव करना पड़ेगा कि संसार ईश्वरीय कृपा से नहीं चल रहा है, साइंस से चल रहा है। और इसी दौर को, जिस समय धर्म के खिलाफ धार्मिक क्रांति हो रही थी, उस समय यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था, यानी रेनेसा हो रहा था। लोग तर्क के आधार पर धर्म का विरोध कर रहे थे।
यह दौर था 1500 से 1700 के बीच का दौर। 1200 से शुरू हुई थी धार्मिक क्रांति, 1200, 1300, 1400 चल रही है। 1400 से 1600 के बीच में रेनेसा हो रहा है। 1600, 1500 से 1700 के बीच में अब विज्ञान पर निर्भरता बढ़ने लगी। विज्ञान पर निर्भरता बढ़ने लगी तो लोगों का एक सवाल बना, एक दिमाग में मत आया कि विज्ञान क्या कर सकती है। बोले विज्ञान चमत्कार कर सकती है। रियल चमत्कार तो साइंस करती है। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के अंदर साइंस की रिसर्च होने लगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को यह प्रूव करना था कि ये जो पोप है ये गलत है। उस प्रूव करते करते यूरोप ने गजब तरीके के इन्वेंशन किए। जहां तहां जो चीज देखे यूरोप में लहर निकल पड़ी हर चीज को प्रूव करने की। लेकिन साइंस ने जब ये चीज दिखा दी कि भाप से इंजन चल सकता है, टेलीफोन टेलीग्राफ में हो सकता है, आग लगाई जा सकती है, पहिया बनाया जा सकता है, मोटर बनाई जा सकती है, स्टीम इंजन बनाया जा सकता है, रेडियो बनाया जा सकता है, कंपास बनाया जा सकता है, जब ये चीजें बनने लगी यूरोप में तो उन्हें अब मूल रूप से आवश्यकता पड़ी किस बात की कि यार हमें अब इस चीज को पूरी दुनिया को देना है। साइंस में अगर आपने एक शब्द सुना हो जिसका नाम होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट होता क्या है? कॉपीराइट होता है कि भाई आपने अगर कोई चीज बना ली उसका पेटेंट कराइए या कॉपीराइट। अगर आपने लिखित में कोई काम किया तो कॉपीराइट लीजिए, अगर कोई चीज नई इन्वेंट की है तो आप उसका पेटेंट लीजिए। तो पेटेंट के आधार पर उसका प्रोडक्शन शुरू किया जाए। आज सुनते हैं आप इस बात को। यूरोपियंस ने उस समय इस चीज के बारे में यह समझ लिया था कि दुनिया में किसी को नहीं पता है कि यह बनता कैसे है। आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है कच्चे माल की। अब यह कच्चा माल कहां से मिलेगा? कच्चा माल कहां से मिलेगा? इसके लिए उन्हें आवश्यकता पड़ी ऐसे देशों की जो भारत की तरह समृद्ध थे खेती में, जिसमें भारत है, इंडोनेशिया है, चीन है। ये सारे वो देश थे। मैंने आपसे कहा ना, कच्चे माल की तलाश में भी भारत आए थे पुर्तगाली। तो अंग्रेज जो हैं वो कच्चे माल की तलाश में जब भारत पहुंचे, आपको दौर याद करिए 1498 के अराउंड, 1500 के आसपास, वहां पर ये रिसर्च कंपास वंपास की तब तक हो चुकी थी। कच्चे माल की तलाश में बोले कच्चा माल लो। तो आपने कई बार सुना होगा ना, अंग्रेज क्या किया करते थे? इंडिया से कच्चा माल लेते थे, लेकर वहां जाते थे, उसे मशीनों से पक्के माल में बदलते थे और फिर बेचने निकल आते थे। तो कच्चा माल ले जाना है, वहीं से बनाकर उसे वापस पका हुआ माल बनाकर मार्केट में बेचना है। इसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया यह आपको पता चला। अब देखिए, यूरोप की पहली कमी आपको यहां से पता चल गई, और वो क्या थी? कच्चा माल नहीं था। सर आपने ये स्टोरी क्यों सुनाई? मैंने कहा बस आ जाओ, अब आप बिल्कुल नजदीक आ चुके हो, अब आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं कि ये सारी स्टोरी क्यों सुनाई। कच्चा माल कहां से मिल रहा था? कच्चा माल मिल रहा था एशिया से, अफ्रीका से। ठीक है, बाकी चीजें इनके पास थी नहीं। अमेरिका से थोड़ा बहुत कच्चा माल था। ले जा कौन रहा था? यूरोप वाले ले जा रहे थे। अब इनके पास दूसरी बड़ी किल्लत क्या थी पता है आपको? दूसरी बड़ी किल्लत थी इनके पास लोगों की, पीपल, लेबर। इनके पास जो चीज नहीं थी वो क्या था? लेबर नहीं था। काम करने के लिए मजदूर नहीं था। क्यों? जनसंख्या इतनी सी है। आज जाकर के 6.7 करोड़ पॉपुलेशन है फ्रांस की। इतनी तो राजस्थान की पॉपुलेशन थी वर्ष 2011 में। आज तो पता नहीं हमारी 8 करोड़ टच कर गई होगी। अंदाजा लगाइए, 6.7 करोड़ पॉपुलेशन फ्रांस की आज है। कल परसों के न्यूज में पढ़ा है ना अपन ने। ये फ्रांस, ये ब्रिटेन, ये वो देश थे उस समय जो राजा हुआ करते। हमारी पॉपुलेशन भर भर के थी, संसाधन थे नहीं। तो हम लोगों को क्या बनाया गया? लेबर बनाया गया। कैसा लेबर बनाया गया? बाउंडेड लेबर। कैसे? अब जहाज आया पानी का बड़ा सारा, उसमें क्या किया गया? यहां से उठाए लेबर, बोले चलाओ जहाज। जहाज चलाने के लिए पहले तो हमको एज ए लेबर रखा गया। अब वहां पहुंच तो गए, वहां जरूरत है नहीं क्योंकि माल तो पहुंच गया, जहाज ने उतार दिया। अब क्या करें? ये जो लेबर आई है इसे बनाओ बाउंडेड लेबर, दास बनाइए इन्हें। तो आपने एक शब्द सुना होगा दास प्रथा का। यह उस समय अफ्रीका से, एशिया से बड़ी मात्रा में लोगों को वहां पर लेबर के रूप में ले जाया जाता था। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, क्योंकि ये जो दौर था 1500 से 1700, इस बीच में यूरोप में नई खोजें हो रही थी, और 1700 से 1800 के बीच में लगभग यूरोप के अंदर 1850 तक तो लगभग पूरे यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। कैसी क्रांति हो चुकी थी? ऐसी क्रांति की उद्योग धंधे लगातार लगते जा रहे थे। उद्योग धंधे भर भर के प्रोडक्शन कर रहे थे। आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा मैनचेस्टर का।
किसी ने नाम सुना होगा नीदरलैंड की राजधानी स्टॉकहोम का, ये सब चीज, माफी चाहेंगे, एम्स्टर्डम का, ये सब चीजें कि एम्स्टर्डम दुनिया का सबसे व्यस्ततम पोर्ट हुआ करता था। मैनचेस्टर कपड़े के लिए जाना जाता था। नाम सुने? क्यों सुने हैं आपने? क्योंकि उस समय पर उद्योग धंधे वहीं पर ही लग रहे थे बड़ी मात्रा में। आपने सुना होगा रूर की घाटी, जहां पर कोयले की खानें खुद खंगाली जा रही थी, कोयला जलाने के लिए ले जाया जा रहा था। गजब तरीके से पॉल्यूशन चल रहा था, गजब तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। कहां पर? यूरोप में। लेबर कहां से जा रही थी? अपने यहां से। अब देखिए, जिनके पास पैसा है, अब ध्यान से सुनना, जिसने उद्योग धंधा लगा लिया, आज भी अपनी नजर में क्या होता है, आज भी अपनी नजर में जिसके पास फैक्ट्री है वो पैसे वाला है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे सही काम क्या है, आपके पास काफी सारे लोग काम करें, कुछ नया प्रोडक्ट बनाकर दुनिया को दें, ताकि दुनिया का भी भला हो और आपका भी भला हो। ब्रिटिशर्स हुए या यूरोपियंस हुए, थे तो ये मुट्ठी भर लोग, लेकिन भाई साहब पैसा अथाह कमा रहे थे। कैसे? माल बनता, लोड करते, और लोड करके इन्हीं मार्केट में बेचने आ जाते। इंडियन मार्केट में, एशियन मार्केट में, यूरोप के अलावा जितने भी मार्केट थे सब में, तो उससे खूब पैसा कमाते। तो उनके हाथ में एक तरह से अलादीन का चिराग लग गया था, ये औद्योगिक क्रांति। इसने यूरोप को भर भर के पैसा दिया, इतना पैसा कि हर आदमी कोई ना कोई तो उद्योग धंधा चला ही रहा है, और नहीं चला रहा है तो कोई नाव बना रहा है, कोई जहाज बना रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है तो कोई लेबर का ठेकेदार हो रखा है। यानी कि लेबर कोई नहीं बचा, सब मालिक बच गए। आज आप सोचिए, हमारे राजस्थान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है कोटा। कोटा में लगभग 2.5 लाख से अधिक बच्चा पढ़ने आता है, जो कि औसतन 1 लाख रुपए फीस खर्च करता है। 2.5 लाख गुणा 1 लाख करके देखिए, 2.5 के पीछे की 5 जीरो, 10 जीरो, मतलब कम से कम 2,500 करोड़ का टर्नओवर केवल कोटा सिटी का है। वो कोचिंग को पे करता है इतना अमाउंट। जितना अमाउंट वो पे कर रहा है उससे भी अधिक अमाउंट वो रहने पर और खाने पर खर्च कर रहा है। तो जो कोटा के लोकल लोग हैं, अब वो नौकरी नहीं करते हैं, या तो उनके पास जो कोचिंग एरिया है वहां के लोग, या तो उन्होंने अपने घरों के अंदर हॉस्टल्स बना लिए हैं, बढ़िया 10-10 हजार रुपए में कमरा देते हैं। जिसके पास हॉस्टल का पैसा नहीं था वो मैस चला रहा है, जिसके पास मैस भी नहीं थी वो ब्रोकर बना हुआ घूम रहा है कि भाई साहब फलानी जगह हॉस्टल है, ले लीजिए। वो भी नहीं कर पा रहा है तो कोई रिक्शा चला रहा है, और कुछ नहीं तो कोई पनवाड़ी बना बैठा है, कोई चाय का दुकान बना बैठा है। नौकरी नहीं कर रहा है, सब धंधा कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ? नौकरी क्या होती है? किसी के पास जाके नौकरी कर, सब धंधे वाले हैं। नौकरी तो बाहर के लोग जाके कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब धन आता है ना, तो हर आदमी सोचता है कि मैं अपना मालिक खुद बनूं, और मैं अपना मालिक खुद बनूं, अपने साथ लोगों को जोड़ूं और फिर काम कराऊं। तो यूरोप में लगभग हर आदमी जिसके पास धन था वो इस प्रकार का काम करता चला जा रहा था। लेकिन क्या यूरोप का हर आदमी इतना ही बुद्धिमान था? नहीं सर, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यूरोप में भी 2 प्रकार की चीजें बन गई। कैसी? जैसे हमारे कोटा में बन गई, एक नया कोटा, एक पुराना कोटा। नया कोटा वो है जहां पर कोचिंग ही कोचिंग है। एक पुराना कोटा वो है जहां कोचिंग वाले गए ही नहीं, पुरानी तरफ है। वहां के लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग मतलब नौकरी कर रहे हैं, कुल मिलाकर बात ये। तो फिर क्या हुआ? ऐसे ही यूरोप में भी एक क्लास कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगा। कुछ लोग पैसे वाले होने लगे, कुछ लोग गरीब होने लगे। ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग क्या होने लगे? पैसे वाले। पैसे वाले कौन होने लगे? जिनके पास दिमाग था, माइंड था। आप कहेंगे माइंड था तो मतलब भाई जिसके पास दिमाग था उसने क्या सोचा कि मैं 4 लोगों को अपने काम में रख लूंगा, इनसे ये काम करवाऊंगा, इससे ये पैसा मिलेगा, इसको ऐसे लगाऊंगा। ये सब दिमागधारी लोग थे, पैसे वाले लोग दिमागधारी लोग थे। आप कहेंगे क्या हर पैसे वाला दिमागधारी होता है? मैंने कहा नहीं, लेकिन हर दिमागधारी पैसे वाला बन जरूर जाता है, ये सत्य है। अगर दिमाग है तो आप भूखा नहीं मरेंगे, आप मिट्टी बेच के भी पैसा कमा लेंगे। और दिमाग नहीं है तो आपको कितना भी पैसा पकड़ा दिया जाए। कहावत है ना अपने, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। तो वो जो शब्द है ना पुत्र के प्रति कुपुत्र और सुपुत्र, वो बुद्धिमानी से है। अगर दिमाग है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर बच्चे खुद अपना काम चला लेते हैं, कुछ ना कुछ करके वो कमा लाएंगे, है ना। अब जनाब यहां पर माइंड से दिमाग में चीजें आने लगी। जिनके पास दिमाग था वो पैसा बढ़िया कमा रहे थे और पैसे से पैसा बना रहे थे। भाई साहब वो बहुत पैसे वाले होते जा रहे थे, यानी कि इतना कि उनके पास पूंजी जमा होती जा रही थी बढ़िया वाली। आज भी अगर आप कभी यूरोप की यात्रा, आज भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम पर यूरोप क्यों चुनते हैं? क्योंकि वहां जाकर के हर चीज हैरान करती है कि यार ये कैसे पॉसिबल है।
मतलब ये दुनिया का ये नजारा कैसे संभव है, मतलब ऐसा कैसे, मतलब हर आदमी यही सवाल पूछे, ये कैसे। एक देश है मोनाको नाम से, यूरोप के अंदर, बहुत छोटा सा कंट्री है, इतना छोटा कंट्री है कि शायद गोवा भी उसके आगे बड़ा होगा। वहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा सुपर कार पाई जाती है। सुपर कार मतलब लैम्बोर्गिनी से सब ऊपर है, नीचे छोटी मोटी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू छोड़ दो, सुपर कार जिनको कि आप रेसर कार कह सकते हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, वो पाई जाती हैं। तो एक्सट्रीम लेवल पैसे वाले लोग बसते हैं वहां पे, दुनिया के सबसे ज्यादा। तो आप वहां जाएंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे, यार इतने से लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया। तो आंसर क्या है, उन्होंने उस जमाने में पैसा कमाया था, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अब तो वो जीवन जी रहे हैं। उनके पूर्वजों ने संघर्ष कर लिया, बढ़िया पैसा कमा लिया, अब तो उनका पैसा किसी का होटल में लगा हुआ है, किसी का हवाई जहाज में लगा हुआ है, किसी का रेलगाड़ी में, किसी का बस में, कहीं पैसा लगा हुआ है, पैसा पैसे से पैसा कमा रहा है, वो जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये जो चीज निकल कर आई, यहां पर एक नया शब्द पैदा हुआ और वो पूंजी वालों का जो जीने का तरीका था वो बना पूंजीवाद। अब आपने एक चीज यहां पर कंक्लूड की हो तो पूरी की पूरी कहानी में शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है उद्योग धंधों से। उद्योग धंधे बनने लगे तो उद्योग के जो ऑनर्स थे उनके पास पैसा आने लगा, या और बिजनेस क्लास पैदा होने लगी। वो जो पूरी प्रक्रिया बनती चली गई उसने उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। और ये जो उद्योग धंधों को दिया गया बढ़ावा है, ये दिया गया जो बढ़ावा है, इसी बढ़ावे ने आने वाले समय ये जो उद्योग धंधों को दिया गया बढ़ावा है, इसने एक ऐसा लेवल तय कर दिया, एक ऐसी स्थिति बनाना शुरू कर दिया जो क्या कर रही थी, अपने तरह के लोगों को पसंद कर रही थी। एक क्लास बनने लगी, एक वर्ग बनने लगा जो पैसे वाला था। लेकिन पैसे वालों के बारे में मैंने जो सबसे बड़ी बात आपको बताई वो दिमागधारी होते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? उनके पास लोग नहीं थे। लोग नहीं थे तो उन्हें लोग कहां से लाने पड़े? बाहर से लाने पड़े। तो पैसे वाले लोग, पैसे वाले तो बने लेकिन संख्या में कम रह गए, क्योंकि हर आदमी दिमागधारी नहीं हो सकता। तो संख्या में जो लोग कम रह गए, ध्यान से समझना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या में जो लोग कम रह गए वो पूंजीवाद के प्रवर्तक हो गए कि नहीं साहब, पैसे वाला होना चाहिए, दिमागधारी व्यक्ति होना चाहिए, हर व्यक्ति को पैसे से पूर्ण होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, अब ये कुछ नहीं, बड़ी मात्रा में लोग ऐसे थे जिन्हें ये फीलिंग आने लगी कि सर एक बात बताइए, माना कि दिमाग इनके पास है लेकिन ये पैसा तो हमारी वजह से ही कमा रहे हैं ना। अब इस पॉइंट को पकड़िए आप। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में आपने कई बार देखा होगा, कई टीचर्स नौकरी कर रहे होते हैं और वो टूटकर अपनी ही एक कोचिंग बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कोचिंग ऑनर जो है वो उनकी वजह से पैसा कमा रहा है, तो वो खुद ही क्यों ना कमा ले। ये तो वो काम हुआ जो सर्विस का है। इंडस्ट्री में आप खुद की फैक्ट्री लगा नहीं सकते क्योंकि इतना पैसा नहीं होता। लेकिन क्या कर सकते हो, आप मालिक को यह बता सकते हो कि मैंने अगर काम रोक दिया तो तुम्हारा पूरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, तुम्हारी जितनी भी डिलीवरीज हैं वो रुक जाएंगी, तुम्हारा इंडस्ट्री का काम चलेगा ही नहीं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि पैसे वाले लोग तो माइंड वाले थे, पूंजीवादी हो गए। लेकिन जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे लोग हैं, जिन्हें यह लगने लगा कि यार ये हमारी वजह से कमा रहा है, उनका अपना मोर्चा बनने लगा। कैसा मोर्चा? मजदूर यूनियन बनने लगी। मजदूर यूनियन कैसी? कि भाई अपने कारण है ये आदमी, तो मजदूर यूनियन क्या करेगी? प्रोटेस्ट करेगी। और ऐसे लोगों को कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्तियों का सहारा मिल गया, जिन्होंने यह कहा कि अरे करने वाले तो तुम लोग हो, कमा तुमसे ये लोग रहे हैं, असल मायने में इस देश पर शासन इनका नहीं तुम्हारा होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, यह सर्वथा दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि इस दुनिया में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गरीब हैं और हमेशा रहेंगे। अमीर हमेशा लिमिटेड होगा, और जो व्यक्ति
गरीबों के हित की बात करेगा वो राजा बनेगा। जो व्यक्ति गरीबों के हित की बात करेगा, आप किसी भी प्रकार की पॉलिटी को उठाकर देख लीजिए, आज की राजनीतिक पार्टी, पुरानी राजनीतिक पार्टी, जो भी शासन में है, उसके पास सबसे बड़ा तीर क्या है? तीर है गरीबों की बात करो। इंदिरा गांधी जी आई, गरीबी हटाओ, अरे इंदिरा गांधी जी ग्रेट हैं। मोदी जी आए, गरीबों को मुफ्त सिलेंडर दो, अरे मोदी जी ग्रेट हैं। मनमोहन जी आए, गरीबों को मुफ्त मनरेगा में पैसा बांटो, काम करे करे नहीं करे इतना तो मिनिमम वेज गारंटी दो, अरे मनमोहन जी ग्रेट है। सत्ता में सत्ता आती जा रही है, तो सत्ता वालों ने क्या तरीके ढूंढ लिए? गरीबों को पकड़ो, और गरीबों को पकड़ो तो भाई साहब बेचारा गरीब जो है वो इमोशनल होता है। जो गरीब की बात करे, उदाहरण के लिए आज हमारे राज्य में राजस्थान सरकार के द्वारा 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। इससे फायदा किसको हुआ? मुझे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं राहत कैंप में जाऊं और वहां जाकर यह कहूं कि सर मेरी 100 यूनिट फ्री कर दो। यार ठीक है यार, 100 यूनिट के 800 रुपए बढ़ेंगे, 1000 बढ़ेंगे, 1500 ले लेना यार, मेरा समय कीमती है क्योंकि मुझे और 10 काम करने हैं। मैं तो नहीं गया। फायदा किसे हुआ? जिसका बिल ही 100 यूनिट आता था, जिसका 100-125 यूनिट बिल आता था, उसके लिए तो उस राहत कैंप में जाना और जाकर बिजली का बिल फ्री करवाना, अरे ईश्वर ग्रेट है ये सरकार, देखिए इन्होंने बिजली फ्री कर दी। यूपी में गए, किसानों का कर्ज माफ कर दो। कोई ये पूछ नहीं रहा कर्ज क्यों हुआ, माफ कर दो, बस माफ कर दो, अरे ग्रेट है ये सरकार। हर सरकार, पंजाब में जाओ, अरे सब फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, दिल्ली में पानी फ्री कर दो, बिजली पानी। अरे भैया ये तो तुम फ्री के लड्डू बांट रहे हो ना, असल में तुमको पता है कि वोट बैंक गरीब होता है। आप में से जो लोग बिजी हैं वो तो वोटिंग वाले दिन भी वोट देने नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतने बिजी हैं, उन्हें लगता है कि वोटिंग वाले दिन भी 2 काम और कर लेंगे, 4 पैसे कमा लेंगे। लेकिन जो गरीब है, जिसे यह लगता है कि यह सरकार ही मेरे लिए है, उसी का तो अब शोषण हो रहा है। तो यह विचारधारा किसकी थी? कार्ल मार्क्स की थी। यह कौन सी विचारधारा थी? सर्वहारा वर्ग का शासन होना चाहिए, गरीबों का शासन, और गरीबों के सामने कोई नहीं लड़ सकता क्योंकि वो झुंड में होते हैं, वो भीड़ में होते हैं। भीड़ से, मैन पावर से पूंजीवादी लड़ नहीं सकता है। तो फिर क्या करेगा? वो कॉम्प्रोमाइज करता है। उसे फिर यह समझ में आता है। आज आप भारत की अर्थव्यवस्था को अगर देखें, अपने यहां पर मुश्किल से 1% लोगों के पास देश की 80% अर्थव्यवस्था का रोल है। 10% के पास तो पूरा 90% ही मतलब पैसा है, लेकिन वो फिर भी सेफ क्यों हैं? बढ़िया मकानों में, जहाजों में कैसे घूम पा रहे हैं? इसलिए सेफ हैं क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया कि जो नेते नांगड़े हैं ना, जो बातें बनाते हैं कि गरीबों के लिए ये कर दो, गरीबों के लिए ये कर दो, इन्हीं को ही अपन खरीद लेंगे। नेते नांगलों को पकड़ा ले भाई, 1000 करोड़ पकड़ा, मुंह बंद रखना, 5 साल तक चुपचाप पार्टी चला ले, मेरे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, सारा काम नीचे मैनेज कर लेना। क्या कभी आपने सुना अपने देश के अंदर कभी अंबानी, अडानी, इनके खिलाफ कोई मजदूर यूनियन प्रोटेस्ट कर रही है? कोई नहीं प्रोटेस्ट कर रही। अगर वो प्रोटेस्ट भी कर रही है तो ले दे के सेटल हो जाएगी। कारण? क्योंकि उनको पता है कि भाई इसने तरीका पकड़ लिया, तो रास्ते निकलते आए। इसका मतलब इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ये कटु सत्य है। इकोनॉमी पढ़ना कितना ज्यादा आपके लिए जरूरी है ना। मतलब आप लोगों ने अभी तक बैठ करके मेरे साथ क्या पढ़ी थी? ज्योग्राफी। तब तक लगता था कि दुनिया में सब कुछ ज्योग्राफी कर रही है। अब जब आप इकोनॉमी में एंट्री कर रहे हो तो थोड़े दिन में आपको यह लगने लगेगा यार दुनिया में तो सब कुछ इकोनॉमी कर रही है कोई और सब्जेक्ट तो कोई रोल रखता ही नहीं है। हाँ भाई, कुछ कहानी में फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बताइए। थम्स अप करके बताइए, पता चले हम अपनी कहानी सुनाए जा रहे हैं। कहानी के अंदर बिजी तो हो गए लेकिन पता चल रहा है कि करंट छूटा पड़ा है। थोड़ा थम्स अप करके बताइए, सब सही चल रहा है क्या? स्टोरी में इंटरेस्ट आया कि नहीं आया, ये बताइए। कुछ क्लियर हो रहा है कि इकोनॉमी है क्या? अति सुंदर नरेंद्र पांडे। मतलब चीजें ऐसी कनेक्ट हो रही है कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब वास्तविकता में दुनिया ऐसे चल रही है क्या है? मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि दुनिया ऐसे चल रही है तो हमें पता ही नहीं है।
दुनिया को कहां से चलाया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है, ये तो कहानी अलग है। आ गई, क्लियर हो गई? चलिए, तो जब आपको यह बात अच्छे से क्लियर हो गई ना, तो अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। इस आधार पर दुनिया में अब दो वर्ग बनने लगे, गरीबों का वर्ग, और ये साथ साथ एग्जिस्ट करने लगे, को एग्जिस्ट करने लगे, अमीर और गरीब। जहां अमीर है उसकी सेवा करने के लिए गरीब है। तो मुझे यह बताइए, अमीरों को सबसे ज्यादा नफरत किससे होगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या लगता है अमीरों को सबसे ज्यादा नफरत किससे होगी? कोई बताए? अमीरों को सबसे ज्यादा नफरत होती है गरीबों से, और गरीबों से भी ज्यादा नफरत होती है गरीबी का प्रचार करने वालों से, उस विचारधारा से जो गरीबों को यह कहती है कि तुम्हारा ही शासन होगा। आज अपने देश में जो भी नेता आपके हितों के विरुद्ध काम करता हो, अगर आप जनरल कास्ट के हैं और कोई नेता आकर कहता है कि आरक्षण बढ़ा दो, जनरल वालों को मिर्ची लग जाती है, अरे यार अब मेरा रहा सहा काम और ये खा गया, लगती है। क्यों आपको लगता है कि यार मेरे को नौकरी मिल सकती थी, आरक्षण बढ़ने से ये भी गई। आपको कौन दुश्मन लगा? जिन्हें आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण वालों को क्या बुरा लगे कि उनसे कोई ये कह दे कि तुम्हारा जो रिजर्वेशन है इसमें से अब ये चेक किया जाएगा, जिनके पास सरकारी नौकरी है या जिनके पास पक्का मकान है उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, केवल उन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा जिनके पास कच्चे मकान है या सरकारी नौकरी नहीं है। उन्हें मिर्ची लग जाएगी, और ये गरीब बेकार है, और ये व्यक्ति तो बहुत बेकार है जो ऐसी बातें कर रहा है। मतलब जिनको आरक्षण मिला है उनको कौन बुरा लग रहा है? मतलब वो किसको बुरे लग रहे हैं? जिसको नहीं मिला है। फिर जिसको आरक्षण मिल गया है उसे वो बुरा लग रहा है जो उसका हक मारने के लिए आ रहा है। हक की लड़ाई है ना। और जब हक की लड़ाई है तो लड़ाई असल में किस बात की है? इस सोच की है जो इस आधार पर दुनिया को बांट रही है। आज आप और हम ये सोचते हैं कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के इतने दुश्मन क्यों हैं? क्योंकि इनकी बुनियाद में सोच की लड़ाई थी। अमेरिका क्या था? अमेरिका पैसे वालों का देश था। अमेरिका में सारे की सारे यूरोप से, दुनिया भर से पैसे वाले लोग जाकर बस गए कि भाई यहां अब और कोई नहीं आएगा। आप सोचिए ना, अमेरिका का जो वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा है, वो बाइडेन है, वो अमेरिका का मूल रूप से नहीं है। वो कहां का है? वो रहने वाला तो आयरलैंड का है। वो निकल करके वहां गया था। इससे पहले बराक ओबामा जो था वो कहां का था? वो दूसरे देश का था, कीनिया का रहने, वो उसका अफ्रीका के किसी देश का रहने वाला था। मतलब समझ रहे, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों का सब निकलकर, आज भी अपने देश में सत्या नडेला, सुंदर पिचाई या कोई भी आईआईटीएन बच्चा या आईआईएम में जिसने पढ़ाई कर ली, वो अमेरिका क्यों भागता है? अरे छोड़ो गरीबों को, यहीं अमीरों के साथ चलेंगे, वहीं रहेंगे। अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कैसे है? क्योंकि वहां पर दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग रहते हैं, जिन्हें यह पता है कि भाई दुनिया में सारी की सारी जो लड़ाई झगड़े हैं ना, वो अमीरी और गरीबी के बीच में है। अमीर ही अमीर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो है अमेरिका। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल कराएंगे सरोज, थोड़ा सा समय करिए, समय लीजिए, बिल्कुल कराएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। और अगर यह बात क्लियर हो गई होगी तो अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि असली लड़ाई विचारधारा की होती है, क्योंकि विचारधारा से ही सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। आप खुद के ऊपर लेके देखिए ना, अगर कोई भारत में है और भारत में कोई यह कह दे कि भारत को धर्म के आधार पर फिर तोड़ दो, आप यह बताओ क्या आपको खालिस्तानी लोग पसंद हैं जो ये कहते हैं कि खालिस्तान नाम से एक अलग देश बनाओ? क्या आपको जिन्ना आपका रोल मॉडल लगता है जिसने कहा कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर एक अलग देश होगा? क्या देश में कोई भी वो व्यक्ति पसंद है जो देश तोड़ने की बात करता हो? नहीं ना। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को वो बात पसंद नहीं होगी जो कि उसके हक लेती हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो धन के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार, किसी भी आधार पर हो। हक जब भी किसी के छीनेंगे उसे बुरा लगेगा।
चाहे पूंजीवादी व्यक्ति हो चाहे गरीब हो। गरीब को बुरा लगता है वो प्रोटेस्ट करता है, अमीर को बुरा लगता है वो चालाकी चलता है। और इसी चालाकी में और गरीबी में जो लड़ाई है यहीं से निकल कर आती है पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की लड़ाई, और इसी लड़ाई को शीत युद्ध कहा जाता है। मैंने आपसे क्या कहा था, दुनिया का सबसे लंबा चला युद्ध दैट इज शीत युद्ध, जो 1945 से लेकर के 91 तक चला था, वो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में अमीरी और गरीबी का युद्ध, अमीरी और गरीबी का युद्ध था, जिसमें अमीरों का रखवाला था अमेरिका और गरीबों का रखवाला था यूएसएसआर। अब वैसे कुछ लोगों को लगेगा भारत फिर यूएसएसआर का समर्थक क्यों था? अरे ऑब्वियस सी बात है, भारत अमीर था कि गरीब था? आज भी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जीती है, तो हमारा तो रोल मॉडल स्वाभाविक रूप से यूएसएसआर होगा, क्योंकि वो गरीबों की बात कर रहा है। तो फिर आपके दिमाग में आ गया तो इसमें बुराई क्या है? गरीबों की बात करना तो बहुत अच्छी बात है ना सर, गरीबों की बात करने में बुराई क्या है सर? होनी चाहिए ना, बुराई कुछ भी नहीं है। दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है, अब हम आज के सेशन में उसे आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार के लिए आप दोनों चीजों के अंतर डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या क्या काम होता है, किस प्रकार से अंतर खोजा जाता है, किस प्रकार से चीजें चलती हैं, तमाम बातें की जाएंगी। क्या है कम्युनिज्म, क्या है कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, सारी बातें आपसे की जाएंगी। कोल्ड वॉर आज भी चलता है, हमेशा चलता रहेगा? बोलिए। भारत मिश्रित विचारधारा का देश है, बिल्कुल। बिल्कुल आज भी चलता है, कोल्ड वॉर हमेशा चलता रहेगा, यह कभी ना खत्म होने वाली चीज है, क्योंकि समानता इस दुनिया में अटेन ही नहीं हो सकती, क्योंकि अमीर हमेशा और अमीर होगा, यह कभी भी खत्म नहीं हो सकती। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक की बात क्लियर हो गई? क्या है कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, क्लियर हो गया? अच्छा, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब आपको आगे और लेकर चलते हैं तो बड़ा सवाल यह बनता है कि सर यह बात तो आपने कह दी कि इस तरह से चीजें होती हैं। कम्युनिज्म का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स था, कैपिटलिज्म का प्रवर्तक एडम स्मिथ था, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था इन संसाधन मांग और इन पर चलती है। लेकिन सर एक बात बताइए, कम्युनिज्म में और क्या होता है? मैंने कहा अब आगे बढ़ते हैं। कम्युनिज्म चाहने वाले लोग क्या कहते हैं? कम्युनिज्म चाहने वाले लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो क्यों ना उसका सारे की सारे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार हो। आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में फिर मूलभूत अंतर क्या है? केवल यह कि गरीबों का हित सोचना गलत है? नहीं, अब मूलभूत इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। इंप्लीमेंटेशन किस बात का? इस विचारधारा का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? कौन सी विचारधारा का? साम्यवादी विचारधारा का या कम्युनिज्म का? इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। साम्यवाद सत्ता की चाबी है, पहले तो यह समझिए। साम्यवाद सत्ता की चाबी है। सत्ता का मतलब आपको अगर पावर में रहना है, आपका शासन अगर करना है, रूल करना है, तो साम्यवाद पर बोलिए, सबसे आसान काम है। आप किसी को भी उठाइए आज, मतलब इस चीज में आप ये मत सोचिएगा कौन सी पार्टी के बारे में सर विचार रखते हैं। मैं सबका खुला छिट्टा खोल के आपके सामने रखता हूं, कोई भी धुला नहीं है, सबको तरीके पता है, हम लोग अनपढ़ हैं, बस ये समझिए। आज कन्हैया कुमार जेएनयू के अंदर भाषण देते हुए क्या, हमको चाहिए आजादी, किससे? गरीबी से, अशिक्षा से, कुपोषण से। और ये लड़का है भविष्य का नेता, क्योंकि इसे क्या चाहिए? आजादी। अरे वो सबको चाहिए भाई, किसको नहीं चाहिए? अशिक्षा से, गरीबी से, कुपोषण से, सबको चाहिए ना। तो आपका असली विरोधी कौन हुआ? जिसके पास पैसा है। पैसा किसके पास है? बिजनेसमैन के पास। आप किसका विरोध करेंगे? बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन बैठा हुआ है कॉर्नर में। अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसको देखो सब अडानी 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 अडानी, अडानी ने ये कर दिया, अडानी ने ये कर दिया, अडानी ने ये कर दिया। हुआ था, अब कहां गया वो हिंडनबर्ग? सब गायब। तो सत्ता में रहना है, साम्यवादी कहना है। साम्यवादी से क्या होता है? रूलिंग की पावर आती है। क्यों? क्योंकि सर्वहारा वर्ग सबसे ज्यादा है, उसके हितों की बात करने वाला व्यक्ति उन पर राज करता है। तो सर ये तो गलत बात नहीं है, हितों के बारे में बात करने वाला व्यक्ति गलत कहां होता है? मैं कहा बहुत सही। मुसीबत क्या है?
जो साम्यवाद गरीबों की बात करता है, वही साम्यवाद गरीबों के कम नॉलेजफुल होने का और कम दिमाग वाला होने का फायदा उठाता है। कैसे? वो उन्हें ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि आपको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री घर मिलेगा, फ्री सिलेंडर मिलेगा, फ्री टैबलेट मिलेगा, फ्री चिकित्सा मिलेगी। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आना चाहिए, ये फ्री मिलेगा कैसे? कहां से लाओगे इतना? और आपके पास इतना कहां से रहा है कि आप ले आओगे? इसका मतलब गरीब को यह सोचने का मौका भी नहीं दिया जाता कि यह राजनीतिक पार्टी बोल रही है कि मैं इतना कुछ फ्री कर दूंगा, तो यह लाएगी कहां से? लाएगी कहां से? अमीरों का शोषण करके। ये बीच के जो सेक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं, गरीबों को खुश करने के लिए उनके कम ज्ञान का फायदा उठाइए, उसे हर समय कुछ देते रहिए। साम्यवाद ही तानाशाही को जन्म देता है। साम्यवाद ही तानाशाही को जन्म देता है। सुनने में बहुत कड़वा है ये। डिक्टेटरशिप। क्यों? क्योंकि जिसको आपने शासन के लिए चुना कि मैं इन पर शासन करूंगा, आप आए क्या कहकर के थे? साम्यवाद का सबसे बड़ा डायलॉग होता है सर्वहारा वर्ग का शासन। सर्वहारा वर्ग का शासन। इसमें क्या किया जाए? इसमें सब कुछ गरीबों को दे दिया जाए। फैक्ट्रीज गरीबों को दे दो, खेत गरीबों को दे दो, नौकरियां सरकारी कर दो, डिफेंस सरकारी कर दो, सब कुछ सरकारी कर दो, या फिर जनता को बांट दो। जनता को कैसे बांट दें? जनता तो लाखों में है, करोड़ों में है, उसको कैसे बांट दें? तो बोले एक काम करो, उससे कहो कि वो नेता चुने अपना, और जो नेता उनके हितों की बात करता है वो उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो उन पर अपनी बातें चलाने लगता है। क्योंकि वो नेता गरीबों से निकला जरूर है, लेकिन बुद्धिमान है। चाहे देश में लगी हुई, भारत में लगी हुई इमरजेंसी देख लो। इमरजेंसी का काल कैसे आया? गरीबी हटाओ का भाषण देने वाली इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी तक कैसे पहुंच गई? या मोदी जी के खिलाफ हर बार विपक्ष तानाशाही तानाशाही क्यों कहता रहता है? समझ में आ रहा है? क्योंकि गरीब को लगता है कि इसने मेरे हित की दो बातें की हैं, अब मैं चुप हूं, मैं बोलूंगा नहीं। उदाहरण के लिए हम इंदिरा गांधी जी को खूब ट्रोल कर सकते हैं, नेहरू जी को खूब ट्रोल कर सकते हैं, मोदी जी की भी बात सुनिए। ईडी का अभी 5 दिन पहले मोदी जी ने जिक्र किया था मध्य प्रदेश में 27 तारीख को, क्या कि जो महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी है वो कितने प्रकार के घोटालों में लिप्त है। उनमें कई प्रकार के घोटाले हैं। शरद पवार जी की जो पार्टी है उन पे मतलब इतने प्रकार के घोटालों का आरोप है, ये है वो है। 2 दिन बाद वो पूरी की पूरी पार्टी उठ करके महाराष्ट्र में बीजेपी से आकर जुड़ जाती है। आपको यह बात बुरा नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मोदी जी ने वहीं पर यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आपको लगेगा ठीक है ना, अब ये इस तरफ आ गया तो सही है। एनसीपी के लोग जिन पर आरोप थे वो दूसरी तरफ आ गए, अब ये ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? कोई भी इस बात पर प्रतिक्रिया भी नहीं देगा, सब केवल एक सुर्खी समझ के समझेंगे ये तो ऑपरेशन लोटस चल रहा है। आ गई बात समझ में? हर जगह का यही हाल है, केवल यही नहीं है, हर बार यही होता है। देश की राजनीति को समझना है तो पहले गरीबों को यह समझना होगा कि वो फूल बनाने के लिए ही है। उन्हें फूल बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है उनके कोई मुद्दे की बात करके। उनको वो पकड़ा दिया जाता है कि तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे हिसाब से सारा काम नहीं चलेगा, अलग लेवल पर काम चलेगा। खैर, तो साम्यवाद में सर्वहारा वर्ग का शासन का डायलॉग दिया जाता है। तो साम्यवाद में क्या चीज पैदा होती है? तानाशाही पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? जो नेता है वो क्या चाहता है कि ये जो जनता है ना, इस जनता को मैं अपने हिसाब से ड्राइव करूं, ड्रिवन करूं। इसी वजह से जहां जहां, चाहे क्यूबा हो, चाहे रशिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे चाइना हो, जिसने साम्यवाद का फेवर किया वहां तानाशाही आई। वहां पर तानाशाही आई। क्यूबा में चाहे फिदेल कास्त्रो ले लो, चाहे रशिया में लेनिन, सब तरफ जिन्होंने शासन पकड़ा वो कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। आज चाहे बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको देख लो, सब तरफ एक ही जैसा काम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस बात में आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए होंगे।
सर इसका मतलब तो आप ये कहेंगे कि साम्यवाद बेकार चीज है, गरीबों के हितों की बात तो करनी नहीं चाहिए। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है गरीबी पाप है, गरीब होना ही नहीं चाहिए, गुनाह है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने बार बार कहा है गरीब को बेवकूफ नहीं होना चाहिए। उसे जब फुलिश बनाया जा रहा हो तब वो असली मात खाता है। अगर उसे यह बताया जाए कि ये देखो सही है और ये देखो गलत है, यहां तुमको बेवकूफ बनाया गया है, यहां तुम्हारे हितों की बात की गई है, तब जाकर के उसे सही मायने में पता चलेगा। आप किसी को भीख दे दीजिए, उसको 1% भी मजा नहीं आएगा, लेकिन आप उसे रोजगार दे दीजिए, वो जीवन भर आपका गुणगान करेगा। और रोजगार के लिए शिक्षा दे दीजिए तो वो ये समझेगा कि जीवन बन चुका है। इसलिए गरीबी से निपटने का सबसे बड़ा शस्त्र शिक्षा है। इस पर भी एक दिन का भाषण और चलेगा। इस बात को अधूरा सुनकर के दिमाग में बहुत सारे विचार पैदा मत कर लीजिएगा। यह बेसिक फिलॉसफी है जो इकोनॉमी की आपको समझनी है। यह पहला पेज ही समझने में अभी एक दिन और लगेगा, फिर जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कंटेंट मैं पूरा की पूरा आपको दिलवा रहा हूं, पढ़िए एक बार आराम से और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।